आप सभी का हमारे चैनल साइंस ही साइंस में स्वागत है। आज हम आपको केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, इसमें आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और कैटालिस्ट के इफेक्ट को हमें आज बताना है। तो सबसे पहले है जो आप देख रहे हैं जैसे लिखा हुआ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो पहले है कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, तभी हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कुछ हम समझ सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है, आप देखिए। द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव इन ऑर्डर दैट कोलिजन बिटवीन देम मे बी इफेक्टिव इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। सबसे पहली बात है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है, ये तो आप डेफिनेशन तौर पर आप जानेंगे, और ये भी आप जानेंगे कि जैसे जो मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर होती है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं जो रिएक्शन करते हैं तो उसमें कोलिजन होता है, बिना कोलिजन का जो है कुछ होने वाला है नहीं, ये बात आप जान ही रहे हैं। तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसको कुछ इस तरह समझते हैं, हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमने दो लाइन प्लॉट की है पैरेलल में, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे मिनिमम एनर्जी, यहाँ पर लिख देंगे मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि हमें बीमारी है, डॉक्टर तुरंत बता देता है कि इस दवा को आपको ऐसे ऐसे लेना, और आप लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। तो उसका भी कंसेप्ट इसी में छिपा हुआ है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है कि वह मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है जिससे कि दो मॉलिक्यूल क्या हो, कोलाइड करें और रिएक्शन क्या हो, आगे प्रोसीड हो। समझ रहे हैं? तो कैसे होता है, जैसे हम यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिखा रहे हैं, देखिए अगर ऐसे हम प्लॉट कर रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसमें अगर इसी ग्राफ को हम ऐसे सपोज दैट प्लॉट करें, दोनों में अंतर है। देखिए आप एक देख रहे हैं कि मिनिमम एनर्जी जो है वो केवल इससे थोड़ा टच करने वाला ही है, ठीक है। और एक आप देख रहे हैं कि ये ऐसे आगे भी जा सकता है, ये ऐसे नीचे भी आ सकता है। यही अगर आप समझ गए, समझिए थ्रेशोल्ड एनर्जी आप समझ गए। देखिए हमने किसी भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल किसी को जब एनर्जी देते हैं तो एक तरह से वह एक्टिवेट हो जाता है, मतलब आपस में कोलाइड करने के लिए। तो हम इतनी मिनिमम उसको एनर्जी दें कि उसके जो मॉलिक्यूल हो उसके बीच क्या हो, टक्कर हो, और वह लगातार बना रहे एनर्जी, जिससे कि वह कोलिजन क्या हो, आगे तक प्रोसीड हो, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको जो एसएम ग्राफ दिखाए, जो नीचे की तरफ दिखाए हुए एसएम, ये बता रहा है कि अगर हम उसको एनर्जी दिए लेकिन वो मिनिमम एनर्जी को क्रॉस नहीं किया तो यह रिएक्शन नहीं होगा। अब इसमें आप देख रहे हैं दूसरी वाले में यह इसको क्रॉस कर गया मिनिमम एनर्जी को, मतलब हमने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि ये जो बैरियर है इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब इसको हमें कंटिन्यू अगर करना है तो इसको बनाना, जैसे हमें सपोज दैट फीवर आता है तो डॉक्टर जो आपको जो दवा देता है, सपोज दैट पैरासीटामोल देता है, वो बताता है कि आपको इसको 2 टाइम या 3 टाइम लेना है। वो क्यों बताता है, वो बताता है जब आप एक बार एक्टिवेट हो जाएंगे तो जो मिनिमम एनर्जी का जो लेवल है उसको अगर आप क्रॉस कर लेंगे, जैसे इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तब इसको ब्लड में हमेशा बने रहने के लिए कि मिनिमम जो है उसकी कंसंट्रेशन बनी रहे, ताकि वो जो है कि फीवर के अगेंस्ट क्या कर सके, लड़ सके, रिएक्शन कर सके। यही सेम थिंग इसमें भी होता है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है आपकी, वह इतनी मिनिमम एनर्जी, मतलब मिनिमम से थोड़ा सा भी कम होगा तो वह रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो जैसे आपको इसको मेंटेन भी करना है, समझ गए। तो मतलब आपको जो मॉलिक्यूल है उसके बीच टक्कर होनी है और वो इतनी मिनिमम ना हो कि वो टक्कर ही ना कर पाए, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए। देखिए मिनिमम एनर्जी विच द कोलिजन मॉलिक्यूल मस्ट हैव इन ऑर्डर दैट कोलिजन बिटवीन देम मे बी इफेक्टिव का थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब आपको वह मिनिमम ऊर्जा देनी ही है जिससे कि वह क्या कर सके, रिएक्शन कर सके, दो मॉलिक्यूल टक्कर कर सके। अब आइए एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम extra amount of energy absorbed by a reactant molecule so that their energy become equal to the threshold value is called activation energy। अभी हम आपको ग्राफ के माध्यम से भी दिखाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी। जब रिएक्टेंट लेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, कि उसमें भी जो आप एनर्जी देते हैं मिनिमम, देख रहे हैं, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो जो है कि रिएक्शन के दौरान क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा मॉलिक्यूल, और उसी एनर्जी से वो किसके इक्वल हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसी को आप एक्टिवेशन एनर्जी करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू देख रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका फार्मूला है, ठीक है।
अब आइए यहाँ पर देख रहे हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना है। इसी को समझ गए तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक समझ लीजिए आपका हो गया। और इसमें कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकते, बहुत इजी कंसेप्ट। देखिए रिएक्शन प्रोफाइल, आप ब्रैकेट में देखिए, पाथ फॉलोड बाय ए रिएक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेज क्या होते हैं, ये भी आपको समझना। देखिए हमने 1 2 3 ग्राफ्स बनाए हैं। 3 ग्राफ्स में इसमें 2 ग्राफ्स ऐसे हैं जो ये बताएंगे कि एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक है। तो सबसे पहले इस ग्राफ की हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहले हम प्लॉट किसके किए हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखे हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, एक एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हमने सपोज दैट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सो ऐसे एक ग्राफ ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे जाता है, ठीक है। तो आप ये जो ए वाला बनाए हो वो रिएक्टेंट का है, ठीक है। फिर जैसे आप यहाँ मैक्सिमम पहुंचते हैं, मैक्सिमम के बाद देख रहे हैं बेल की तरफ फिर नीचे ऐसे आते हैं और ये ऐसे हो जाता है, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब आपने रिएक्टेंट लिया तो प्रोडक्ट बनना है, लेकिन बीच में एक स्टेज आती है जिसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ये, इसी को आप ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे, इसमें क्या क्या पॉइंट है, यही आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो आप ऐसे एक तीर लगाए हैं, ई आर लिखा हुआ है ना, ए रिएक्टेंट की जो एनर्जी है। अब यहां पर आपको देखना होगा ईपी लिखा हुआ एक प्रोडक्ट है, जो आप ऐसे ग्राफ आगे बढ़ाएंगे प्रोडक्ट का, ठीक है। अब देख रहे हैं जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट दोनों के बीच में एक ऐसे आपको यहाँ पर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं डेल्टा एच बोलते हैं, जो आपको आगे निकालना है। यही डेल्टा एच बताएगा कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक, इसी को समझना है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी लिखा हुआ है। अब इसको लिखा है एनर्जी इवाल्व, मतलब वही बताएगा डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, डेल्टा एच निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक। ये कैसे होगा ये आपको यहाँ पर दिखाएंगे। सबसे पहले अब आते हैं कुछ पॉइंट्स। देखिए यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखा हुआ। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करना है, हमें शुरू करना है, तो हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, जिससे रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और एक ऐसा स्टेज आता है कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को वैल्यू को अचीव कर लेगा और वहां पर इंटरमीडिएट के रूप में थोड़े समय के लिए ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और फिर यहां से आप देखते हैं कि वो हीट क्या होता है, इवाल्व होता है या एब्जॉर्ब होता है, वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को आपको बताएंगे, ठीक है। इस तरह यह ग्राफ आता है। तो इसमें ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कौन क्या चीज है, ठीक है। अब देखिए इस और इस ग्राफ में आपको अभी बता दे रहे हैं कि ये ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक का है कि एंडोथर्मिक। देखिए यहाँ पर लिखा रिएक्शन प्रोफाइल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब जो ये ऊपर वाला ग्राफ है एक क्या बता रहा है, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब यहां से यहां तक हीट एब्जॉर्ब किया तो ट्रांजिशन स्टेज पे पहुंच गया, और जैसे ट्रांजिशन स्टेज पे पहुंचा उसके बाद एनर्जी हमें देनी नहीं पड़ेगी और खुद में खुद क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का एक और बहुत अच्छा उदाहरण आपको बता रहे हैं। आप लोग देखते हैं चूना मिला देते हैं पानी में, हीट निकलने लगती है, इसका मतलब उसमें आप उंगली डालेंगे तो चल जाएंगे, इसका मतलब हीट निकल रही है, उसका डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। जिसका भी डेल्टा एच क्या हो जाए, नेगेटिव, तो वह कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक। अगर के डेल्टा एच क्या आ जाए बच्चों, पॉजिटिव, तो यह याद रखना एंडोथर्मिक है। आपका जैसे रिस्पिरेशन एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीजें आपको इसमें बताएंगे बच्चों, ठीक है। अब आते हैं देखिए इस ग्राफ से इस ग्राफ में। देखिए ये आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट था, ऐसे था, ये नीचे है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा है, नीचे है, फिर इसको एनर्जी आप ज्यादा दे रहे हैं तब यहां पहुंच रहा है, फिर यहीं पर खत्म हो रहा है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको EAF है और EAB है। आप देख रहे हैं जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वहां से लेकर जो रिएक्टेंट है तो वहां से यहां तक को हम EAF लिखते हैं। मतलब ये आपको फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन पढ़ाए थे। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है यहां पर देखिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसको कहेंगे जो EA है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको कहेंगे EAB जो है आपका है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देख रहे हैं यहीं पे दोनों लिखा हुआ है EAF माइनस EAB। इसी से आप एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक निकालते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए डेल्टा एच, फिर वही कंसेप्ट आएगा, डेल्टा एच बराबर हम निकालेंगे, याद रखना है EA मतलब फॉरवर्ड, ठीक है। जो EAB है वो क्या है, बैकवर्ड है। इसी से हम पता लगाएंगे कि यह एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। तो इसके बाद ये वाला ग्राफ देखिए, अब यहां पर जैसे ये वाला ग्राफ था वैसे ही है। अब आपको देखिए यहाँ पे एक्सोथर्मिक था, अब हम ये समझेंगे कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, बस इस फार्मूले में रख दीजिए, यहाँ पर निकाल कर देख लीजिए और आपको देखेंगे जो आप निकालेंगे
जो डेल्टा एच निकालेंगे तो देखिए EAF आप देख रहे हैं तो 150 किलो जूल दिया है, तो यहाँ पर लिख देगा 150 किलो जूल, ठीक है। और दो माइनस लगाएंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है, क्या है 260 लिखा हुआ है, 260 किलो जूल, ठीक है। अब आप इसको माइनस कर देंगे। अब हम जब माइनस करेंगे तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, क्यों, साइन इसका क्या है, ज्यादा है। जब ये निगेटिव आ गया इसका मतलब डेल्टा एच निगेटिव आने का मतलब वह रिएक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसका मतलब आप एक तरह से और भी समझ सकते हैं, जिसमें हम जहां से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अगर उसका ये ग्राफ कई बार दे देता है कि बताओ कौन सा ग्राफ एक्सोथर्मिक का है, कौन सा एंडोथर्मिक का, तो जिसमें आप देखेंगे कि जो आपका रिएक्टेंट साइड का क्या हो, छोटा हो, और प्रोडक्ट साइड का क्या हो, ये वाला आपका बड़ा हो, तो वह एक्सोथर्मिक का आएगा। इसमें इसी का उलट जाएगा, अगर रिएक्टेंट साइड क्या हो जाएगा, बड़ा, प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगा, कम, तो यह क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। इस बात को नोट कर लो बच्चों, खूब पेपर में आता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि हमने कैसे समझाया, ठीक है बच्चों। इस तरह ये आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हमेशा आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत पेपर में आता है, खूब आता है, पूछ देता है आपसे, ऐसे बोल देता है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स अगर हम इंक्रीज कर देते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो आपसे पूछता है बताओ जो उसका रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो किस ऑर्डर से वो इंक्रीज करेगा, तो आप बताएंगे 2 से 3 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यही ये चीज है और कुछ है इसमें नहीं लिखा है, देखिए नोट के लिए यहाँ पर आपको है, और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट और एनियस इक्वेशन खूब पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। लिखा फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम नियरली डबल और इवन मोर, यहाँ पर लिखा हो ना, और इवन मोर फॉर 10 राइज टेम्परेचर, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसकी जो रिएक्शन की जो रेट है 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाती है। हमेशा याद रखना, कहीं ऐसे आ जाएगी अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए, बताओ रेट कितने से बढ़ जाएगा, तो आप बताइएगा 2 to 3, मतलब 2 से 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब डबल से भी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए देखिए डबल और इवन मोर लिखा हुआ है, ठीक है। 2 to 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये इसका फार्मूला, टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखा हुआ, रेट कांस्टेंट, और ये फार्मूला इसमें आप जानते हैं, रूम टेम्परेचर जानते हैं, आपको मालूम है 273, इसमें आप 25 ऐड कर देंगे, वो आपको मालूम ही है। इसी तरह यहाँ पर 273 में आप 25 ऐड कर देंगे तो इतना टेम्परेचर इसका, और ये टेम्परेचर यहाँ पर प्लस इसका हो जाता है। देखिए द रेट इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। आप तो समझ में ही आ गया होगा कि हम टेम्परेचर को जो बढ़ाते हैं तो जो इसका ऑर्डर बढ़ता है रिएक्शन का, क्यों बढ़ता है, क्यों 2 से 3 टाइम्स मोर हो जाता है, क्योंकि उसमें कोलिजन बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। अब आर्हेनियस इक्वेशन बताने जा रहे हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जहां देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पेपरों में आता है। K इक्वल टू AE माइनस, जो ये देख रहे हैं, माइनस EA/RT, ये इसका इक्वेशन है, किसका है, आर्हेनियस इक्वेशन है। इसमें कौन क्या पॉइंट है, आगे हम आपको डेरिवेशन दिखा रहे हैं। देखिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एज, ठीक है, एज कांस्टेंट भी कहते हैं उसे, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है, ऑफ बाइनरी कोलिजन ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल पर सेकेंड पर लीटर भी कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब EA क्या है इसमें, आप देख रहे हैं, इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। अब हम आते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्हेनियस इक्वेशन। पहले आर्हेनियस इक्वेशन ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम दोनों साइड क्या लेते हैं, लॉगरिथम ले लेते हैं दोनों साइड, तो देखिए लीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ लीन A हो जाएगा, बाकी जो एक्सपोनेंशियल होता है इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। फिर इफ द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2 कर देंगे, तो जो इसका K है वो क्या हो जाएगा, K1 और K2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में हम एक बार टेम्परेचर T1 लेंगे तो यहाँ K1 लेंगे, टेम्परेचर T2 लेंगे तो यहाँ K2 लेंगे, देखिए इसमें ऐसे ही कर दिया है। फिर इसमें हमें आगे इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे करना है, जो आपको मालूम है टेम्परेचर नीचे बढ़ा दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये मान लो दोनों में बराबर रहेगा, कम घटाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम इसकी इक्वेशन में जब माइनस करते हैं तो पहले इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं, ठीक है। एक कैलकुलेशन हम आपको सिखा दे रहे हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों, ये आपको आना भी चाहिए। आप देख रहे हैं पहला है कि लीन K1 इक्वल टू लिखा हुआ है लीन A माइनस
ई ए बाई आर T1, ठीक है। दूसरा है लीन K2 इक्वल टू लीन ए माइनस ई ए बाई आर T2, ठीक है। ये इक्वेशन सपोज दैट आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट, वहां पर थर्ड फोर्थ था, तो ये सेकंड। अब हम कह रहे हैं दूसरे में से इसको क्या करना है, माइनस करना है। देखो बच्चों कैसे लिखते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो पहले इसी को लिखना है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लिखेंगे लीन K2, अब माइनस करना है तो यहाँ पर करोगे माइनस लीन K1 इक्वल टू, अब देखो इसी को माइनस करना है तो आप लिख लो लीन ए माइनस ई ए बाई आर T1, ठीक है। फिर माइनस करना तो यहाँ माइनस का साइन लगाओ, एक ऐसे ब्रैकेट बना लोगे तो सबसे अच्छा रहेगा, ताकि आपका कोई गड़बड़ी न आए, ठीक है। तो जब गड़बड़ी नहीं आएगा तो अच्छा रहे। देखो अब क्या करना है, ए आपका ए वाला हो गया, अब ए वाला आ गया, तो देखो लीन ए लिखना, फिर माइनस ई ए बाई आर T1 लिखना, ठीक है। अब क्या करना है, इसको तोड़ देते हैं ब्रैकेट को, लीन ए माइनस ई ए बाई आर T1। अब इसको देखो माइनस लीन ए, यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ई ए बाई क्या हो जाएगा आर T1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो लीन है ए प्लस में है और ये क्या है माइनस, आप ये वाला चीज देख रहे हो, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, बचा ए दोनों। अब देखो ए प्लस हो गया तो इसको पहले लिख लो, ई ए बाई क्या कर देना आर T1, फिर माइनस कर देना, हाँ सॉरी यहाँ पर देखो बच्चों एक चीज गलती लिखा गया था, यहाँ पर T2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा T2, सॉरी इसके लिए T2 होगा। फिर यहाँ पर देखो ई ए बाई क्या हो जाएगा आर T1 हो जाएगा। अब इसमें आप एलसीएम ले लेते हैं और जो ये रहता है वो भी कर लेते हैं आप, फिर ई ए बाई आर हो जाएगा, ब्रैकेट में आप लिख देंगे 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। अब इसका एलसीएम लेकर आगे आप कर सकते हैं। तो आपको ये चीज आपको आ गया। अब एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों, यहाँ ले लोगे T2 और T1, तो यहाँ पे जब निकालोगे तो T2 इसका तो क्या हो जाएगा T1 माइनस क्या हो जाएगा T2, ठीक है। जो नया इक्वेशन आपका आएगा ई ए बाई क्या हो जाएगा आर, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा T1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों T2, और बाई क्या हो जाएगा T2 इंटू T1। ये आपका इक्वेशन आ गया बच्चों, यही हम आपको सिखाना चाह रहे थे। तो देखो यही चीज आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये 2.303 कैसी क्या है ना बच्चों, ठीक है। तो इसको भी समझना है आपको, ठीक है। इसको हम समझा रहे हैं कि कैसे ये आता है। देखो बच्चों जो लीन है और लीन को हम किस में बदलते हैं बच्चों, लाग में बदलते हैं, ठीक है। आपको पहले भी बताए हैं कि अगर हमें लीन को लाग में बदलना है तो 2.303 लाग ऐसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों, ये याद रखो। तो ये जो यहाँ पर आपको जो आपने पूरा इक्वेशन लिखा है लीन K2 माइनस लीन K1 ये आपने लिखा हुआ है, तो हम इसको लीन को जब लाग में बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 इंटू लाग लिख देंगे। और ये जो माइनस में होता है आप जानते हैं कि उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो लीन लिख देंगे, लीन को लाग में बदल देंगे, लाग में बदलेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई होगा क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा बच्चों। ये आपको समझ में आ गया ना बच्चों, कैसे आया, ये आ रहा है ना लॉग में, लॉग देखो यहाँ पर लिख दिया लॉग 2.3 लीन इज इक्वल टू लिखा है ना 2.303 लॉग होता है। अब यहाँ पर जो लीन को हमने कन्वर्ट, आप देखो एक लाइन और लिख देते हैं, कई लोग सोचेंगे ये क्या लिख दिए हैं आप, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, लीन K2 बाई क्या लिख सकते हो K1, ठीक है। अब इसी लीन को जब बदलोगे लॉग में तो 2.303 लॉग लिख दोगे, ठीक है बच्चों। तो ये K2 देखो यहाँ पर K2 बाई K1, और ये जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह ये आपका फॉर्मूला आ गया। जो इक्वेशन इससे पहले हम आपको इक्वेशन जो सेकंड लिखवाए हैं, मतलब उसी में आपको दिखा भी दे रहे हैं, करेंगे कि सेकंड इक्वेशन क्या था। देखो बच्चों सेकंड जब आप लॉग लिए थे लीन लिए थे, ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। इसी में क्या कर देते हैं हम, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, जो कि आपको यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है, ठीक है। क्यों लिखाया हुआ है, क्योंकि आपको मालूम रहना चाहिए कि हम इसको जो है उसमें ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको लिखा हुआ, ठीक है। तो ये वाला चीज माइनस पहले आ गया, प्लस क्या हो गया बाद में, y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये आप जानते हैं कि ये वैल्यू जो होती है हमारी
उसमें बदल जाती है, स्लोप को देती है। अभी फिर वही लीन को लॉग में बदलेंगे तो 2.303 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह आपका जो है ये आ जाएगा, जो स्लोप होता है y इक्वल टू mx प्लस c, तो m की जगह ये आ जाता है, स्लोप ऐसे आता है बच्चों, ठीक है। 1/t और लॉग के में लेते हैं तो ये ग्राफ आता है, बहुत पूछता है ये आपसे, ठीक है। इस तरह आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आपसे फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, ये आर्हेनियस इक्वेशन का फार्मूला है। अब आपको बताने जा रहे हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपसे पहले ग्राफ से एक बार मुलाकात हो चुकी है कि डेल्टा एच क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर आपको देख रहे हैं रिएक्टेंट है, पहले एक वाला देख रहे हैं ब्लैक वाला ऐसे, ठीक है, ग्राफ है, और एक ऐसे डॉटेड वाला ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन ऑन कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है। तो आपको पहले बता दे रहे हैं जब हम कोई कैटालिस्ट नहीं मिलाते हैं तो ये ब्लैक वाला आता है, ठीक है। और जैसे ही हमने क्या मिला दिया, कोई कैटालिस्ट मिला दिया तो ये डॉटेड वाला। तो पहले देख रहे हैं एक ऐसी लाइन एक तरफ देखेंगे तो आप एक्टिवेशन एनर्जी पढ़े थे, यहां तक आता है, लेकिन जैसे ही आपने मिला दिया एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो पहला कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं, जहां भी कैटालिस्ट का कंसेप्ट आएगा, याद रखना, सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि कैटालिस्ट हम किसी भी रिएक्शन में जब ऐड करते हैं तो वह सबसे पहले लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी की जो इतनी थी वो क्या कर दिया, इतनी कर दिया, इसीलिए कैटालिस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए देख रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालिस्ट लिखा हुआ इतना है, अब ये दूसरा वाला एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट इतना है। क्यों, क्योंकि आपने कैटालिस्ट डालते ही एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। तो इसलिए आप जो आपको लिया रिएक्शन पाथ विदाउट कैटालिस्ट, इतना लंबा पाथ है, जैसे आपने कोई कैटालिस्ट लिया रिएक्शन पाथ विद कैटालिस्ट, मतलब छोटा पाथ हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया भी है, द कैटालिस्ट ए सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। मतलब यह कैटालिस्ट जो है रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस वो क्या करता है, रिएक्शन को इनहांस कर देता है, ठीक है। तो देखिए कैटालिस्ट कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन को, यह क्या नहीं करता, प्रारंभ नहीं करता है। इट कैन ऑलवेज एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी रिएक्शन को क्या कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, रेट को बढ़ा देता है, जल्दी करता है। कैटालिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, हमेशा याद रखना बच्चों, ये खूब पूछा जाता है, ठीक है। और कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको जब कैटालिस्ट का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे तरह से समझ लीजिएगा, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और जो आपको हम एक ग्राफ समझाए हैं कि विद कैटालिस्ट विदाउट कैटालिस्ट कैसे कैसे है, ये समझ लीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो हमें मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिएगा।